दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ईपीडब्ल्यू इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ की एंकर लिस्ट कैसी आई है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले ईपीडब्ल्यू इंडिया आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 22 दिसंबर से यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 31.81 करोड़ का है, जिसमें 1.59 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। 30.22 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.01% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.42%, एचएनआईएस के लिए 14.27% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.30% का पोर्शन है। अब आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग तो फ्राइडे को ही देखने को मिली थी। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 9,32,400 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 9.04 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 30 से 31 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में 3 नाम देखने को मिला है, यानी कि सिर्फ 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, बहुत ही कम एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक आईटी इलेक्ट्रॉनिक रिफर्बिशिंग कंपनी है, यानी कि जो पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक, मॉनिटर और भी कई सारे जो आईटी से रिलेटेड एक्सेसरीज हैं, तो कंपनी इनको रिफर्बिश करके फिर से इसको सेल करने का काम करती है। कंपनी बी और बी दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो बिजनेसेस हैं कंपनी उनको सेल करती है। इसके अलावा डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल करती है। तो बेसिकली कंपनी का काम है कि जो पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप या और भी जो आईटी से रिलेटेड एक्सेसरीज हैं, कंपनी उनको सस्ते दाम के ऊपर बाई करती है, फिर उनको रिपेयर करती है, क्लीन करती है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है और आगे उनको सेल करने का काम करती है। कंपनी 54.29% रेवेन्यू बी यानी कि कंज्यूमर को सेल करके जनरेट करती है और 45.20% रेवेन्यू बी यानी कि बिजनेसेस को अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करके कमाती है। तो बिजनेस को देखें तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। 23 में एसेट जहाँ 6.6 करोड़ का था, वो अभी 42 साढ़े 42 करोड़ के अराउंड हो चुका है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया इनकम भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 23 में इनकम जहां 6 करोड़ 66 लाख का है, 24 में 18 करोड़ 55 लाख, 25 में 53 करोड़ 34 लाख और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 44 करोड़ 4 लाख का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 6 लाख का है, 24 में ये 74 लाख हो जाता है, 25 में देखें तो 4 करोड़ 33 लाख का प्रॉफिट है और 26 के 2 क्वार्टर में 4 करोड़ 2 लाख का प्रॉफिट है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इबिटा को देखें तो इबिटा भी इसका इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी के पास जहां मात्र 11 करोड़ का रिजर्व था, वो अभी 5 करोड़ 13 लाख का हो चुका है। लेकिन अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 16 करोड़ 96 लाख का कर्ज है, तो बहुत ही ज्यादा डेट है कंपनी के ऊपर। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 8.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आगे भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट रहेगा, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। वैसे इसके रिटर्न और इक्विटी को देखें तो ये 139.17% है, तो बम्पर आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसी भी देखें तो 35.03 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.32 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है।
हालांकि आगे कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हेवी डेट ही रहने वाला है कंपनी के ऊपर। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 82.06 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 8.13 का है, तो पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है, हालांकि ज़्यादा अट्रैक्टिव पैट मार्जिन नहीं है। ईबिटा मार्जिन 11.64 का है, तो ये भी थोड़ा लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 15.06 का है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 5.28 का है, तो ईपीएस काफ़ी लो है। पी मल्टीपल 18.36 का है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग 71.43% हो जाएगी। तो चलिए इस कंपनी के पी को इसके पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब ईपीडब्ल्यू इंडिया के पी मल्टीपल को देखें तो ये 18.36 का है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 63.99 का पी मल्टीपल है। न्यू जैसा टेक्नोलॉजी का पी मल्टीपल देखने को नहीं मिल रहा। वैसे भी ये कंपनी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है, तो अगर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स से ईपीडब्ल्यू इंडिया को कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है, लेकिन प्राइस वाइज चाहे और भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो ज़्यादा सस्ता प्राइस नहीं रखा गया है। ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंपनी 15.85 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है। 8.50 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,32,800 रुपये होने वाला है। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 दिसंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है। 24 दिसंबर को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 26 दिसंबर है। रिफंड डेट 29 दिसंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 29 दिसंबर रहेगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी है। आईपीओ का एंगल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आया है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं है। तो जब तक मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक वैसे भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और कंपनी को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस भी कोई यूनिक नहीं है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।